देखिए, आपने वॉर्स के बारे में सुना होगा, जहां टैंक्स, मिसाइल्स और आर्मी के बीच में वॉर्स लड़ा जाता है। लेकिन आज का डेट में समय चेंज हो चुका है। आज दुनिया दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है, वो वॉर की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहां पे युद्ध जमीन पर ना होकर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और समुद्र के चेक पॉइंट्स पे लड़ी जा रही है। बात है फरवरी 2026 की। अमेरिका क्या करता है कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर एक मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक कर देता है, जिसमें उनके जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खमेनी, उनकी मौत हो जाती है। जिसके जवाब में ईरान क्या करता है कि जो दुनिया का सबसे क्रूशियल रास्ता है, जहां से वर्ल्ड का 20% ऑयल गुजरता है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। इससे होता क्या है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक से बढ़कर $119 पर बैरल तक पहुंच जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल एक ऑयल का बेंचमार्क है और ये ऑयल का एक बेस्ट क्वालिटी है, जो कि वर्ल्ड में 80% ऑयल का प्राइस को डिसाइड करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं, अमेरिका का जो आइलैंड है, जिसका नाम खागर आइलैंड है, जो कि ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर इस आइलैंड को ईरान डिस्ट्रॉय कर देता है तो $200 पर बैरल तक प्राइस पहुंच जाएगा और इससे ग्लोबल इकोनॉमी डिप्रेशन में आ जाएगी। लेकिन इस पूरी कॉज के बीच इंडिया ने एक बहुत ही क्वाइट रिवॉल्यूशन का गेम खेला है, जिसमें अमेरिका का जो 50 साल से चलता आ रहा फाइनेंशियल मोनोपोली सिस्टम है, जिसको पेट्रो डॉलर कहा जाता है, उसके नींव को हिला देने तक का पावर है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अमेरिका अपने पेट्रो डॉलर को कैसे लाया और कैसे उसको मेंटेन करता है। आज हम समझेंगे कि इंडिया ने कैसे अपने खुद का एक पेट्रो रूपी सिस्टम बनाया। आखिर इंडिया के लिए ईरान का तेल इतना जरूरी क्यों है और ऑयल में ऐसा क्या केमिस्ट्री है जो कि हमारी रिफाइनरीज को चाहिए, और समझेंगे कि आरबीआई की एक छोटी सी सर्कुलर ने अमेरिका की नींद उड़ा के कैसे रख, जो कि अगस्त 2025 में आया था। यह सिर्फ ऑयल की कहानी नहीं है दोस्त, यह इंडिया के इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की कहानी। इस स्टोरी को अच्छे से समझने के हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 70s के समय में जाना पड़ेगा। बात है 1971 की। उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन क्या करते थे, डॉलर और गोल्ड का जो कनेक्शन रहता है उसको तोड़ देते हैं। मेन रीजन इसके पीछे रहता तोड़ने का, वो वियतनाम का जो वॉर हुआ था, उसके चक्कर में वो गोल्ड और डॉलर का कनेक्शन तोड़ दिया। इससे होता क्या है कि डॉलर की वैल्यू अचानक से बहुत ज्यादा गिरती है और अमेरिका में क्राइसिस आ जाता है। इससे बचने के लिए जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं, जिनका नाम रहता है हेनरी किसिंगर, और उनके साथ जो ट्रेजरी सेक्रेटरी रहते हैं विलियम सीमन, दोनों मिलकर सऊदी अरब जाते हैं। 1974 की बात है। उन्होंने सऊदी अरब के जो रॉयल फैमिली थी उनके साथ एक टॉप सीक्रेट डील की और इसको 41 इयर्स तक छुपा के रखा गया। डील ये थे कि अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, टेक्नोलॉजी देगा। अब बदले में सऊदी अरब को बस इतना करना था कि जो डॉलर, मतलब कि जो ऑयल का ट्रेड था उसको डॉलर में करना था, और जो एक्स्ट्रा डॉलर जो सऊदी अरब कमाता उसको वापस से अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना था। और इसी से पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग का जन्म हुआ। दुनिया को तेल चाहिए था और उन्हें मजबूरी में यूएस डॉलर खरीदना पड़ता था। इससे अमेरिका का असीमित ताकत दी और कितनी भी नोट छापने की आजादी दी, बिना इन्फ्लेशन के डर के। लेकिन जब भी किसी ने डॉलर के मोनोपोली को चैलेंज किया, उसका अंजाम बुरा ही हुआ है, जिसे एक्सपर्ट्स पेट्रो डॉलर वॉर थ्योरी कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया है। बात है साल 2000 की। इराक के जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन एक ऐलान करते हैं कि मैं अपने तेल को यूरोज में बेचूंगा। यह बात यूएस को पता चलती है और यूएस 2003 में इराक के ऊपर हमला कर देता है। और 2009 का मैं बात बताता हूँ, एक अफ्रीका की कंट्री है जिसका नाम है लिबिया। लिबिया के जो लीडर हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था मुआमर गद्दाफी। मुआमर गद्दाफी क्या करते हैं कि एक गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन दिनार बनाने की कोशिश करते हैं ताकि तेल का ट्रेड वो उसमें कर सके। लेकिन 2011 में नेटो क्या करती है कि गद्दाफी के ऊपर हमला करती है, गद्दाफी की सरकार गिरा देती है और लिबिया को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। उसके बाद एक ईमेल लीक्ड होती है जो कि अमेरिका के ही एक पॉलिटिशियन की थी, जिनका नाम था हिलैरी क्लिंटन। उस लीक्ड ईमेल से ये पता चलता है कि नेटो का एक बहुत बड़ा मकसद था उस गोल्ड बैक करेंसी को रोकने का, तभी उन्होंने लिबिया के ऊपर हमला किया। दोस्तों, तेल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये डॉलर का सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है। पर अब इस गार्ड को इंडिया ने चैलेंज किया है और लगभग बाईपास भी कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया का। इंडिया लगभग अपने जरूरत का 88% क्रूड ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करता है। जब भी डॉलर के मुकाबले रुपये का वैल्यू गिरता है, हमारा इंपोर्ट बिल हमेशा बढ़ जाता है, चाहे इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का दाम सेम ही क्यों ना हो। और इसी वजह से इंडिया में जो ऑयल का प्राइस है, जो कि आप लोग पेट्रोल टंकी पे देखते हैं, वो थोड़ा बढ़ा के ही रखा जाता है ताकि पब्लिक पे बर्डन नहीं आए। अगर रुपये का वैल्यू ज्यादा भी गिर जाए तो पब्लिक पे ज्यादा बर्डन नहीं आए। इसी वजह से वो तेल के दाम को बढ़ा कर रखा जाता है। 2024-25 के आंकड़ों को देखा जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा तेल रसिया से करीब 35.8%, फिर उसके बाद इराक से 21%, फिर सऊदी अरेबिया और यूएस से खरीदता है। लेकिन इंडिया का ज्यादातर इंटरेस्ट ईरान के तेल में रहता है। यूएस के स्ट्रिक्ट सैंक्शन के बावजूद भी इंडिया हमेशा ईरान के तेल में इंटरेस्टेड रहता है। आइए समझते हैं, क्योंकि ईरान का ऑयल सिर्फ तेल नहीं है, हमारी रिफाइनरीज के लिए वो एक तरह का लिक्विड गोल्ड है। दोस्तों, हर तेल एक जैसा नहीं होता। ईरानियन क्रूड ऑयल, खासकर जो ईरानियन लाइट क्रूड ऑयल है, उसकी केमिस्ट्री इंडिया के लिए परफेक्टली मैच होती है। मतलब यह कि इसका एपीआई ग्रेविटी जो कि 33.5 और 36 डिग्री के बीच में है। सल्फर कंटेंट भी इसका बहुत कम होता है, लगभग 1.36% से लेकर 1.5% तक ही होता है। जब भी हम लोग ईरानियन ऑयल्स, जो ईरानियन क्रूड ऑयल होता है, उसको हम लोग रिफाइन करते हैं तो उसमें लगभग 50% मिडिल डिस्टिलेट्स निकलते हैं, मतलब कि डीजल और जेट फ्यूल ज्यादा निकलते हैं। इंडिया के मार्केट में इन दोनों का ही सबसे ज्यादा डिमांड है और प्रॉफिट भी इन दोनों में ही है। दूसरी तरफ जो अमेरिकन क्रूड है, WTI क्रूड है, उससे नेफ्थन ज्यादा निकलता है, जिसे हम लोग मिट्टी के तेल कहते हैं, जिसकी उतनी वैल्यू नहीं है इंडियन मार्केट पर। से इंडिया के जो सबसे दो प्रमुख रिफाइनरीज हैं, एक MRPL मैंगलोर और दूसरा नायरा, दोनों स्पेशली ईरानियन क्रूड ऑयल के बेसिक से ही डिजाइन किया गया और उसमें ही कैलिब्रेट किया गया है। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, ईरान के कमर्शियल टर्म्स भी बहुत जबरदस्त। जहां बाकी देश 30 दिन में पेमेंट मांगते हैं, वहीं ईरान इंडिया को 60 से 90 दिन का क्रेडिट पीरियड देता है। वो अपना इंश्योरेंस और हैवी डिस्काउंट शिपिंग, कभी कभी 60% तक डिस्काउंट भी देता है, वो ऑफर करता है। इसलिए चाहे कितना भी प्रेशर हो, इंडिया के लिए ईरानियन ऑयल हमेशा एक हाई प्रॉफिटेबल और स्ट्रेटेजिक एसेट रहा है। बात 2013 से 19 के बीच की है। इंडिया पर सैंक्शंस था कि आप ईरान का ऑयल नहीं ले सकती। इससे बचने के लिए इंडिया एक तरीका निकालता। इंडिया अपने तेल का 45% जो पेमेंट था वो रुपी में करता था और उस रुपी को कोलकाता के एक यूसीओ बैंक में जमा करता था और ईरान उन पैसों से इंडिया से बासमती चावल, चाय और दवाइयां खरीदता था। यह एक बार्टर सिस्टम था। लेकिन असली गेम चेंजर 2025 के अगस्त में आया, जब आरबीआई ने खामोशी से पर एक रिवॉल्यूशनरी निकाला। इसमें कहा गया है कि फॉरेन ऑयल एक्सपोर्ट्स इंडिया को तेल बेचकर रुपी में कमाएंगे और उनका पैसा स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में होगा। वो उस सरप्लस रुपीस को डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जो अमेरिका ने 1974 में सऊदी अरेबिया के साथ बनाया था। इंडिया ने तेल खरीदा, पेमेंट रुपीस में की, एक्सपोर्ट्स ने वो रुपीस इंडियन बैंक में रखे, फिर वही रुपी इंडियन गवर्नमेंट डेप्थ में इन्वेस्ट हो गया, जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ को फाइनेंस करेगा। मतलब कि डॉलर बीच में से पूरी तरह गायब हो गया। इसे कहते हैं क्लोज्ड लूप्स रिसाइकलिंग। इंडिया ने पेट्रो डॉलर सिस्टम को कॉपी किया, उसमें से डॉलर को हटाया और पेट्रो रुपी का लूप चलाया। 2025 में पीक टाइम में इंडिया के टोटल क्रूड इंपोर्ट का 1/3 मतलब 1/3 जो पार्ट था डॉलर सिस्टम के बाहर सेटल हो रहा था। ऑयल बेचने वाले देश फाइनेंशियल इंडिया के बॉन्ड मार्केट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ गए हैं। ये कोई टेम्पररी जुगाड़ नहीं है, ये एक पैरेलल फाइनेंशियल ऑर्डर की शुरुआत है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। फरवरी 2026 में आप लोग जान ही रहे हैं, यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन इपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोअरिंग लायन लॉन्च किया। इस वजह से ईरान क्या करता है कि इसके रिप्लाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से होता क्या है कि ऑयल की प्राइसेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ कंट्रीज में ऑयल की क्राइसिस भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिकल का एक डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। ग्लोबल ऑयल प्राइस लगभग 200 बैरल पर डॉलर तक क्रॉस करने से रोकने के लिए यूएस क्या करता है कि मार्च 2026 में एक टैक्टिकल वेवियर इशू करता है। इस वेवियर में इंडियन और एशियन कंट्री को और जो रिफाइनरीज हैं उनको अलाउ किया जाता है कि आप ईरानियन ऑयल जो पहले से समुद्र में पड़ी हुई है उनको आप खरीद सकते हो। अमेरिका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने ही कंट्री में क्राइसिस से बचने के लिए करता है। वो अपना ही बनाया वो रूल को तोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से मिडिल ईस्टर्न सप्लाई जो है वो रुक जाती है। तो इंडिया ने स्मार्टली
रशियन ऑयल का इंपोर्ट को एग्रेसिवली बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। किपलर्स के डेटा के अनुसार मार्च 2026 में इंडिया ने रशिया से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया वो लाइफ टाइम में सबसे हाई है। करीब 1.8 से लेकर 2 मिलियन बैरल पर डे तक इंपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को किसी भी एक्सटर्नल शॉक से बचाने में कामयाब रहा। कुछ कंट्री इसमें इफेक्ट भी हुई है, लेकिन इंडिया इससे बचा। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है, टेक्नोलॉजी की भी है। अगर डॉलर का डोमिनेंस परमानेंटली खत्म होना है तो वो मिसाइल से नहीं होगा, बल्कि वो कोड से होगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सऊदी अरबिया एक प्रोजेक्ट एम्ब्रिज को ज्वाइन करता है। वही प्रोजेक्ट एम्ब्रिज है। प्रोजेक्ट एम्ब्रिज एक मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसमें स्विफ्ट नेटवर्क को की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब स्विफ्ट नेटवर्क को बाईपास कर दिया, मतलब हटा दिया, उसका कोई महत्व नहीं। देश अपने ही लोकल डिजिटल करेंसी में डायरेक्ट पीयर टू पीयर इंस्टेंट ट्रांजैक्शन कर सकते। ब्रिक्स देशों में के बीच करेंसी का ट्रेड लगभग 90% तक पहुंच चुका है। मतलब कि दुनिया के पास अब डॉलर का एक विजिबल अल्टरनेटिव मौजूद दिख रहा है। करता है, लेकिन 1974 से चली आई अमेरिकन डॉलर की जो मोनोपोली थी कि अगर तेल खरीदना है तो आपको डॉलर चाहिए, वो अब थोड़ी कमजोर हुई है। अब मोनोपोली अब टूट चुकी है। इंडिया के पेट्रो रिप्रेजेंटेटिव रसिया और चाइना का लोकल करेंसी में ट्रेड और एम्ब्रिज जैसे टेक्नोलॉजिकल क्रांति से नए सिस्टम खड़े कर दिए हैं। इंडिया एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। एक तरफ हमने ईरान और रसिया से फायदा चाहिए, दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर का सैंक्शन से भी बचना है। पेट्रो रुपी सिर्फ करेंसी बैलेंसिंग का टूल नहीं है, ये इंडिया का एक आजाद इकोनॉमिक पावर बनने का तरफ का सबसे बड़ा स्टेप है और एक स्ट्रेटेजी भी है। दोस्तों, पिछले 50 साल अमेरिका के पेट्रो डॉलर के पर आने वाले 50 साल किसका हो? क्या पेट्रो रुपीज इंडिया का एक फाइनेंशियल सुपर पावर बनने पाएगा या फिर दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ेगी? आपकी इस डीप जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिसर्च और डिटेल फैक्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। और ऐसी ही इन डेप्थ और नॉनसेंस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।